नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सेकंड ग्रेड में एक कहानी लगी है हेतु भारद्वाज की, पटापैक्स नहीं होगा। तो हम पढ़ लेते हैं इस कहानी को। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेतु भारद्वाज, जिनका ओरिजिनल नाम है होतीलाल भारद्वाज, एक भारतीय हिंदी कथा लेखक हैं। भारद्वाज भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कौन सी शैली के हैं? समकालीन शैली में लिखते हैं। अब तक 20 से अधिक उपन्यास, लघु कथा संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। फिर अगर बात करें भारद्वाज को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि राजस्थान का पेपर है, तो राजस्थान के संदर्भ में आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। भारद्वाज को 1980 में और एक 1993 के अंदर राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी 2 बार हुए हैं, यानी 13 साल का अंतर रहा है। दोनों बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके कुछ अन्य कार्यों में 3 कमरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाता, बनती बिगड़ती, लेखरन, तीर्थ यात्रा शामिल है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे हेतु भारद्वाज जी की एक तो है 3 कमरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाता है, बनती बिगड़ती, लेखरन, तीर्थ यात्रा शामिल है। ये इनकी मुख्य कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। तो इनका जन्म वगैरह देख लेते हैं। 15/1/1937 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रामनेर में जन्मे भारद्वाज ने 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हिंदी साहित्य से एमए किया। 1981 में राजस्थानी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहीं प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज नीम का थाना सीकर जिला में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इनका संबंध राजस्थान से रहा। जन्मे कहाँ है तो ये पूछ सकता है। जिस प्रकार अपने विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, परंतु उनका जो कार्य क्षेत्र था, कार्यभूमि तो राजस्थान रही, उसी प्रकार इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, परंतु कार्यभूमि यानी कर्म भूमि जहाँ इन्होंने काम किया वो आपका राजस्थान है। इन्होंने स्वतंत्र लेखन में बिताते हैं और छोनी, नीम का थाना और जयपुर में इनके परिवार की देखभाल करते थे। चलिए यहाँ से हुआ कंप्लीट। अब ये अपनी इनकी कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा, डॉक्टर हेतु भारद्वाज। पहले तो इस शब्द को सीखना है कि ये शब्द क्या है। तो देखिए इस शब्द का अर्थ होता है क्रिया समाप्ति की घोषणा। अगर हिंदी के अर्थ में ले तो यानी कोई क्रिया समाप्त होती है तब की बात कर रहा है। परंतु अगर हम नाटक के अंदर देखें तो नाटक में जिस प्रकार पर्दा गिरता है ना धीरे धीरे, यानी कोई नाटक समाप्त होता है उसके बाद में पर्दा गिरता है रंगमंच पे, उसे पटाक्षेप बोलते हैं। तो ध्यान है रखना है आपको। तो देखते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा अर्थात है पर्दा नहीं गिरेगा कभी भी। कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है कि देश आज़ाद हो चुका है, जिसमें देश के साथ ही रामनेर गांव की आज़ादी की बात। तो कौन से गांव का जिक्र है? प्रश्न बन जाएगा कि किस गांव का जिक्र किया गया। तो रामनेर गांव की आज़ादी की बात से पहले कथाकार पूरे माहौल की रचना करता है। गांव का ठाकुर पहले की तरह मुखिया बना हुआ है, यानी पहले गाँव के अंदर जो मुखिया होते थे वही उनकी पीढ़ियां चलती थी, उसका बेटा बन जाता था। वो उसी प्रकार इस मुखिया के ब्राह्मण पूज्य सहयोगी हैं, यानी ये जो ठाकुर है इसके साथ कौन है? ब्राह्मण जाति इसके साथ रहती है। इसके अलावा शेष निर्धन वंचित जातियों के लोग उनके शोषण के लिए अभिशप्त से लगते हैं, यानी बाकी जो जातियां हैं, जो निम्न जातियां, उनका शोषण करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। ये वैसे ही कहा गया है कोई पात्र, परंतु यहाँ पात्र आगे आएंगे। इसके साथ ही गांव में रहने वाले कुछ किरदार हैं जो रामनेर की तरह ही किसी गांव के हो सकते हैं। ये गांव का नाम है रामनेर। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनाव से चला आ रहा था वह आज भी जारी है। तो मैंने आपको कहा था कौन सी कविताएं लिखते हैं? ये समतावादी रचनाएं लिखते थे। ये प्रश्न मैंने बताया था, यहाँ डार्क करके भी आपको बता दिया है कि जो लोकतंत्र के अंदर पहले चला करता था, जो राजा का बेटा राजा होगा, वही आज यहाँ पर इस गांव के अंदर ये प्रथा चल रही है। रामनेर गांव का ठाकुर आज़ादी के बाद भी गांव का मुखिया बना हुआ है। इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक चुनाव से पहले चल रहा है वह आज भी जारी है। आज़ादी के बाद गांव में स्कूल, डाकघर खुले, इस तरह के बदलाव से लोकतंत्र का आना ही था। गांव के अंदर क्या खुल गए हैं? स्कूल खुले, लोग शिक्षित हुए हैं, डाकघर हुए, अलग अलग योजनाओं, अलग अलग प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो लोग क्या हो गए? शिक्षित हो गए। गांव में निर्विरोध निर्वाचन के रूप में ठाकुर के बेटे राम सिंह को सरपंच चुना।
क्योंकि ये ठाकुर हैं और इनके सामने कोई चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लेगा निर्विरोध सरपंच कौन बना था, तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर का बेटा राम सिंह। और ये ठाकुर कौन है? केसरी सिंह, केसर सिंह आगे नाम आएगा, उसका बेटा है राम सिंह। गांव के दो भाई महेंद्र और बलवीर, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इस पाठ की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी यही है, महेंद्र और बलवीर। शहर जाकर कमाने लगे, उससे रुष्ट होकर सरपंच ने जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया। यानी ये दो गांव के भाई हैं, ये कुछ नई सोच रखते हैं, महेंद्र और बलवीर। ये गांव से बाहर जाकर क्या करते हैं? अपना उद्योग धंधा शुरू करते हैं और गांव का सरपंच हो जाता है रुष्ट, क्योंकि उसका कहना नहीं मानते। वो कहता है गांव में मजदूरी करो, वो कहते हैं कि नहीं हम तो उद्योग धंधों में बढ़िया मजदूरी करेंगे। इस वजह से वो उन्हें जमीन से क्या कर देता है? बेदखल कर देता है। राम सिंह ने कई सालों तक राज किया। बलवीर और महेंद्र के अत्यधिक विरोध के बाद भी राम सिंह चुनाव जीतता गया। अंत में राम सिंह अपने पुत्र नार सिंह को जितवा देता है। इस प्रकार नाटक का पट्टाक्षेप नहीं होता। ये तो है आपका मुख्य नाटक की बात करें तो। अब इस पाठ के अंदर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए, उनमें स्कूल, डाकखाने खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा कराकर किसानों को स्वयं जमीन मालिक बनना था। तो ये प्रश्न बन गया, कितना गुना लगान जमा कराकर किसान अपनी जमीन का मालिक बन सकता था? तो 10 गुना। ठीक है। ठाकुर की जमींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिली, कुछ अभी भी ठाकुर और ब्राह्मणों के रहमो करम पर है। ठाकुर अपना शासन चलाता है। इस तरह के बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए, गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। प्रथम बार चुनाव हुए तो पता ही नहीं चला कि करना क्या है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी कि किसे प्रधान बनाया जाए। अब गांव का मुखिया कौन है? ठाकुर। अब वो अपने ही पक्ष में बात करेगा। तो उसके मित्र पंडित ने उसे प्रधान बनने रहने की बात कही। बदले में उसे बुढ़ापे का बहाना बनाया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया। ठाकुर ने कहा कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, यानी झूठे प्रलोभन दिखाए। अब मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा, इसीलिए ठाकुर के बेटे राम सिंह को क्या बना दिया गया? सरपंच या प्रधान बना दिया गया। बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गए। मुखिया के बाद गांव वालों ने बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। गांव वाले बड़े खुश हुए। ये प्रश्न बन जाएगा कि निर्विरोध चुनाव यानी चुनाव का खर्चा नहीं हुआ, उस वजह से उस गांव की प्रशंसा हुई। तो उसकी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची थी? तो ध्यान रखना, उत्तर दे देगा आपको पंडित नेहरू उत्तर होगा, ऑप्शन में चेंज करके दे देगा महात्मा गांधी तक पहुंची थी। किस प्रकार पहुंची? ध्यान रखना, नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर ब्राह्मण तो बराबर थे, यानी गांव में ठाकुर और ब्राह्मण लगभग बराबर थे। कुछ और दलित जातियों के घर भी थे, लेकिन चमारों की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी गांव में? चमार जाति की थी। ठीक है, क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी। इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी। जो चमार जाति थी वो नहीं जानती थी कि आप क्या कर सकते हैं। हालांकि उनमें से कुछ के पास ज़मीन भी थी, पैसे भी थे। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी थी। स्कूल के लिए राम सिंह प्रधान था। अपने गुर्गे को नियुक्त दिलवा दी। गुर्गे का मतलब होता है वफादार आदमी जो होता है ना, उसको उसने स्कूल में नियुक्ति दिला दी। वहीं डाक खाने का काम भी देखने लगा। इस उदंड गुर्गे ने पढ़ाने के बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा और बच्चों की शिक्षा के मामले में पिसंडी रहे। यानी वो गुर्गा जो राम सिंह ने नौकरी लगाया था वो बच्चों को पीटता बहुत था। गांव में बदलाव की पहली बयार दो ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलवीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई थी। तो ध्यान रखना, महेंद्र और बलवीर दो ऐसे इस कहानी के पात्र हैं जो बदलाव चाहते हैं। ये ब्राह्मण जाति के हैं और ये दिल्ली जाकर काम करते हैं और इनकी ज़मीन भी हड़प लेता है। ठीक है, इनका पिता स्वाभिमानी था, मुखिया से दबता नहीं था। नाराज मुखिया ने उनकी ज़मीन को बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन गांव के पास नहर किनारे उनकी लाश मिली। किसकी लाश मिली थी? बलवीर और महेंद्र के जो पिता थे उनकी लाश कहाँ मिली थी? नहर के किनारे मिली थी। उसके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले गया, कुछ पढ़ाया, सरकारी ऑफिस में चपड़ासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवाते थे। तो ध्यान रखना, वो कहाँ से ले गए थे? दिल्ली। किसके पास? मामा के घर। तो पूछ सकता है किसके घर गए थे? मामा के घर, बुआ के घर, चाचा के घर, ऐसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ गए थे? मामा के घर। कहाँ गए थे? दिल्ली। किसकी लाश मिली थी? उनके पिता की, महेंद्र और बलवीर के। ठीक है, दोनों कभी कभार गांव आते थे और इनके मन में मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था। दोनों भाई जान गए कि निर्विरोध चुनाव की मुख्य रणनीति का हिस्सा थे।
दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दिल्ली में तय कर लिया कि अगले चुनाव में थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार, आर्थिक रूप से कंचित समर्थन फगना को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये प्रश्न बन गया कि किसको चुनाव लड़ाया था सरपंच के खिलाफ, मुखिया के खिलाफ। तो ध्यान रखना, फगना नाम का एक चमार जाति का आदमी था, उसको लड़ाया था। चुनाव घोषित होते हुए गांव आ गए और फगना से चर्चा की। फगना को उनकी बात में दम लगा। फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और स्वर्णों को जब पता चला तो उसने बलवीर और महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया कि ब्राह्मण होते हुए भी चमारों का साथ दे रहे थे। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लोभ लालच भी दिया, डराया धमकाया, जैसे नेता लोग करते हैं वैसे इन्होंने भी किया, क्योंकि सत्ता जा रही थी। लेकिन वे अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे पसर गए और जाति के मामले में क्या करते। यानी कुछ चमार लोग जो लोग थे उन्हें डराया धमकाया समझाया तो वो लोग ठाकुर के पक्ष में हो गए थे। ठाकुर ने कहा चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना। इस तरह चमारों में अदृश्य फूट होगी। चमारों के वोट फट गए। अब वैसे चमार संख्या में क्या थे, ज़्यादा थे। अगर एक जगह वोट डालते तो जीत सकते थे। चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया था। तो कौन हार गया था? फगना हार गया था चुनाव में। बलवीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत माला मत की। दोनों को कहा कि आखिर चुनाव थोड़ी है। मुखिया ने कहा तुम्हारे लिए तो आखिरी समझो, आखिरी चुनाव थोड़ी है कहते हैं। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए, हिम्मत बधाई। दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहो। यानी चमार जो है उन सब चमारों को तुम इकट्ठा करने में लगे रहो, आगे अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलवीर को पूरी तरह पीट डाला। यानी महेंद्र और बलवीर को भी ठाकुर के लोगों ने पीट डाला था। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए। थाने गए, पुलिस ने डांट कर भगा दिया, क्योंकि पुलिस भी किसके साथ थी? ठाकुर राम सिंह के साथ थी। दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया था। चमार और ब्राह्मण और ठाकुर ये जातियों में बंट गए थे। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने थे। ये प्रश्न बन जाएगा कि पंचायत के चुनाव कितने बार होते हैं साल में, कितने सालों से होते हैं? तो 3 साल से होते हैं और वैसे 5 साल का समय होता है। लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे कि बाढ़ आ गई है, हम अभी चुनाव नहीं करवा सकते। इस वजह से चुनाव आगे पोस्टपोन होते रहे 7 साल तक। 3 साल में चुनाव होने थे, कब हुए? 7 साल बाद में। राम सिंह की प्रधानी कार्यकर्ता रहा, यानी राम सिंह सरपंच रहा। गांव में जातिवादी वैमनस्य बढ़ने लगा, लेकिन फगना के कारण चमारों में आई चेतना से वे ठाकुर ब्राह्मण गंठ जोड़कर डटकर मुकाबला करने लगे थे। फगना ने चमारों को क्या कर दी? चेतना करवाई थी, इकट्ठे किया था। राम सिंह इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। पंचायत के जो पैसे आते थे लोगों में बांटता नहीं था, अपना विकास। मुखिया की मौत के बाद वह और निरकुंश हो गया। फिर चुनाव की घोषणा आई तो चमार बहुत खुश हुए। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया। इस बार वे आने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि भाई कुटेड़ा हार्ड बेचारा का दर्द करा। लेकिन फगना के कहने पर चुनाव में 1 सप्ताह पहले गांव में आने के लिए वो मान गए। कौन है? महेंद्र और बलवीर। दोनों गांव आए तो देखा तो चमारों में जबरदस्त जोश था। चमार इकट्ठा हो गया सारा। लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था, उसने शुरू से इनकी राह में कांटे बिछाने प्रारंभ किए। पहले तो उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं मिली, जब मिली तो देखा उसमें दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के नाम नहीं है जो बाहर रहते थे। यानी प्रधान ने क्या किया था, जो लोग गांव से बाहर रहते थे उनके वोट कटवा दिए थे, और बलवीर और महेंद्र के भी वोट कट करवा दिए थे। जबकि ब्राह्मण और ठाकुरों के जो लोग बाहर रहते थे उनके नाम नहीं कटवाए थे। इसके बावजूद चमारों के वोट अब भी सबसे ज़्यादा थे, यानी जीत का गणित चमारों के पक्ष में था। वे आश्वस्त थे। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिसका चुनाव अधिकारी संयोग से क्या था? ठाकुर था। पूछ सकता है आपको कि चुनाव का जो पोलिंग अधिकारी आया वह किस जाति का था, तो ध्यान रखना ठाकुर था। ऑप्शन में दे देगा चमार था, ब्राह्मण था, ठीक है, ठाकुर था, कुछ भी दे देगा तो ध्यान रखना ठाकुर। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर बुलाया, दारू पिलाई और जाति के नाम पर रिश्वत में मिले रुपयों के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई। यानी ठाकुर ने पोलिंग अधिकारी को क्या दे दिया था? रिश्वत दे दी थी। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजेंटों को चाय पिलाने ले गया। यानी जब वोटिंग होती है तो वहाँ ड्यूटी लगती है वोटिंग के लिए, तो जो बैठे थे कि बैठा के करो, आज अपन चाय पी के आते हैं। और चाय पिलाने गए तो पीछे से क्या कर दिए? वोट पोल कर दिए थे। ये राजनीति खेली थी उस अधिकारी ने। 1 घंटे बाद जब लौटे तो वोट आने लगे।
चमारों की औरतें आई तो पता चला कि उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं, यानी गफलाबाजी शुरू। खूब हंगामा हुआ, साफ था कि राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए जिससे वो जीत सके। हुआ भी यह, करीब है कितने वोटों से जीत गया? 100। ये प्रश्न बन गया कि वो कितने वोटों से जीता था? राम सिंह 100 वोटों से जीता था। फगना ने लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट लगाई। अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा, क्योंकि सरकार पैसे होते हैं तो वही आगे तारीखें मिलती रहती हैं। तो 3 साल बाद में फिर चुनाव हुआ। राम सिंह के धांधली से प्रधान बन जाने से गांव में स्वर्ण दलित संघर्ष और गहरा हो गया। फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली और राम सिंह ने स्वर्ण नेताओं तक, यानी ऊपर पहुंच बनाने लग गए। दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे। गांव में अलग अलग किस्म की जातियां और राजनीति का उभार हुआ। दोनों तरफ गुंडों की तादाद बढ़ गई। आए दिन संघर्ष होने लगे। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा, यानी हकीकत में विकास नहीं किया, कागजों में हुआ, और खुद माल हड़पता रहा। फिर चुनाव आए। राम सिंह को लगा अब चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो उसने नई रणनीतियों पर सोचना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है, यानी मीटिंग बुलाई ठाकुरों की और ब्राह्मणों की। खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राम सिंह ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। कहा कि इस बार सब मिलकर तय करें। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया। ये जो ठाकुर का आदमी था, कौन सा? लच्छी राम। पूछ सकता है ठाकुर का विश्वस्त चमार कौन सा था? तो लच्छी राम इसका क्या था? वफादार था। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश इससे कि राम सिंह की सत्ता चलती रहेगी। अब राम सिंह ने अपना आदमी खड़ा किया है तो फिर चलेगी किसकी? राम सिंह की। चमारों की तो वैसे नहीं चलेगी। उनमें 2 गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छी राम का दोष दुगना हो गया था। चमारों के वोट फांट दिए इसने, और अपनी जाति भाइयों के कहने पर वो मैदान से नहीं हटा। पर्चा दाखिल करने के बाद राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का फार्म भरवा दिया। ये प्रश्न बन जाएगा कि राम सिंह के बेटे का क्या नाम था? नाहर सिंह। और चुपके से उसका फॉर्म भरवा दिया। उधर चमारों को लड़ा दिया कि वो आपस में लड़ते रहे। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार रह गए, नाहर सिंह, लच्छी राम और इतवारी चमार। तो ये पूछ सकता है कि लास्ट में कितने उम्मीदवार बचे? एक तो नाहर सिंह बच गया, ये राम सिंह का बेटा था। लच्छी राम ये राम सिंह का ही बंदा था। और एक इतवारी चमार, यानी 2 दलित और 1 स्वर्ण लोग वहां पर बच गए थे। लच्छी राम और इतवारी दोनों ही क्या है? चमार जाति के हैं। चुनाव का नतीजा तय था, क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट बंट गए थे, और क्योंकि बंट गए से लच्छी राम कुछ ले गया, कुछ इतवारी ले गया, और कुछ भाई फगना भी ले जाएगा। नाहर सिंह अपने दादा और पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ प्रधान बन गया। ये थी राजनीति, यानी लोगों के चमारों के वोट फांट दिए थे और खुद के बेटे को जिता लिया था राम सिंह ने। आजादी से पहले उसका दादा गांव का मुखिया था, अब तीसरी पीढ़ी में वह था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ जब तक इस नाटक का पटाफेक्स नहीं हुआ, समाज नहीं बदलेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो समाज है इसमें यही काम चलता रहेगा। जो राजा का बेटा वो राजा बनता रहेगा। पटाफेक्स का मतलब ये पर्दा जब तक नहीं गिरेगा, आंखों से हमारे पर्दा नहीं हटेगा कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। समाज लोकतंत्र है और वो कभी समाज नहीं बदलेगा। इसमें पहले ही बताया गया कि ये गांव की कहानी है, इसमें कोई पात्र नहीं है। पहले लोग इस कहानी में विद्यमान है। इस गांव को कैसे कहूँ? वैसे इस गांव के कई हिस्से भर हैं। रामनेर गांव की कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, पर ये नाटक नहीं कहानी है। ये पूछ सकता है आपको ये नाटक है कहानी, तो ध्यान रखना आपको उत्तर देना है कहानी है ये। इस नाटक की शुरुआत भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुई और नाटक बराबर चल रहा है बिना किसी पटापेक्स के, बिना किसी रुकावट के। पर यह अंतिम चुनाव नहीं था। रामनेर समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आज़ादी से पहले केसरी सिंह, ये लीजिए, पूछ सकता है कि राम सिंह के पिता का क्या नाम था? तो केसरी सिंह। और राम सिंह इसका बेटा था, और राम सिंह का बेटा कौन था? नाहर सिंह। तो ये लीजिए, आज़ादी के बाद उसका पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर का गांव प्रधान बना। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि कितनी बार प्रधान बना था रामनेर का? तो 3 बार बना था। फिर राम सिंह का पुत्र नया प्रधान बन जाता है। तो ये आपका प्रश्न था। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, यानी अब नाहर सिंह का बेटा बन जाएगा। इस नाटक का पटाफेक्स नहीं होगा तभी तो यह समाज बदलेगा। तो ध्यान रखना, ये अपना पाठ था, मैंने करवाने का प्रयास किया है। इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, प्रश्नों को करवाने का प्रयास किया है। आपके नहीं जुड़ा है 2nd ग्रेड में, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं
कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा। धन्यवाद।